काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर सब्जेक्टिव प्रश्न बताइए। तो आज की इस वीडियो में साइंस के सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। और आपको बता दें, जैसे ही आप विज्ञान का परीक्षा देने जाइएगा तो खंड ब में आपसे गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। और सबसे पहले आपसे भौतिकी का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। और 1 से लेकर के 8 तक आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। 1 से लेकर के 8 तक प्रश्न में आपको 4 प्रश्नों को बनाना होगा, जिसमें आपको 2-2 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से आपको पूरे 8 नंबर मिल जाएंगे आपके विज्ञान विषय में, केवल लघु उत्तरीय प्रश्न से, वह भी केवल भौतिकी में। तो आज के वीडियो में हम लोग वही देखने वाला है जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो फटाफट से जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। यह यूट्यूब का नियम है। तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर दिए होंगे। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे काफी ज्यादा लाजवाब होगा। और इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके भी हमें बताइए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाइए। अब देखिए यहाँ पे जो है वह कुछ आपसे पूछा जा रहा है कि जो गोलीय दर्पण है उनके लिए जो परिवर्तन के लिए जो नई कार्तिक जो चिन्ह परिपाटी जो नियम है, वो नियम आखिर में क्या होती है। तो आइए हम उस नियम को समझते हैं कि आखिर वो नियम क्या होती है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो अब क्या लिखेगा कि गोलीय दर्पण द्वारा परिवर्तन के लिए जो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो है वह क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि गोलीय दर्पण द्वारा परिवर्तन की नई जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है वह इस प्रकार से है। पहला जो है वह है बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रहता है ना, यानी रखा जाता है। दूसरा होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। और तीसरा होता है कि मुख्य बिंदु के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर जो होती है वह ऋणात्मक मानी जाती है। इस बात को आपको याद करके रखना है, ठीक है। और उसके बाद से जो चौथा होता है वो होता है कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर जो होती है वो मापी जाने वाली जो दूरियां होती है वो क्या होती है, धनात्मक मापी जाती है। ये बात सारी चीजें आपको याद करके रखनी है। और पांचवा जो होती है वो होती है कि मुख्य अक्ष के लंबवत मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। और यही जो सारी जो पॉइंट्स हमने बताए, यानी कि यहाँ पे आपको जो 5 महत्वपूर्ण बातें जो आपको बताई गई है, जो चिन्ह परिपाटी के जो 5 जो यहाँ पे जो नियम बताया गया है, ये नियम में इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए ये जितना भी नियम है ना, इसी से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिंब सदैव दर्पण के किस ओर रखी जाती है। तो चिन्ह परिपाटी नियम का असर किस ओर रखी जाती है, बाईं ओर रखी जाती है। तो आएगा अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप है तो फटाफट से बना दीजिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां जो है दर्पण के कहां से मापी जाती है। तो कहेगी कि सर दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। बिल्कुल यहाँ भी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा अगर ऑब्जेक्टिव में भी आता है तो देखिए अगर सब्जेक्टिव आप पढ़ेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव भी याद होता चला जाएगा। तो ये देखिए काफी अच्छी चीजें है ना। और सब्जेक्टिव क्या क्या रहेगा आपके एग्जाम में, कौन कौन से पूछ सकता है, बहुत सारे आपको सब्जेक्टिव कराने वाले हैं। और एक ही सब्जेक्ट का नहीं, पूरे सभी सब्जेक्ट हम कराने वाले हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको हमने बताया कि मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां कैसी होती है, धनात्मक होती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरियां कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो क्या बताइएगा, यही चीजें आप बताइएगा। उसके बाद से देखिए कि अगर आपसे ये कहता है कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी गई दूरियां जो होती है वो कैसी होती है, तो कहेंगे सर वो धनात्मक होती है। उसके बाद से आपसे कह सकता है कि मुख्य अक्ष के लंबवत मापी जाने वाली दूरी कैसी होती है, तो कह दीजिएगा ऋणात्मक होती है। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आप तो आसानी से यहां से बता दीजिएगा, और नहीं तो अगर सब्जेक्टिव में आता है तो आसानी से बता दीजिएगा। बिल्कुल, तो ये काफी इजी है। यहां आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा। देखिए आप बढ़िया से शांत जगह बैठ करके समझिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, आपको पूर्ण पे याद हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हम सभी का अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा है। तो ये रहा हम सभी का अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है कि एग्जाम में पूछा जाता है ना। और बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण की 2 उपयोगों को लिखें। अब यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण के उपयोग बताना है, लेकिन 2 उपयोग बताना है। अब 2 में क्या करते हैं बच्चे, केवल 2 ही उपयोग का नाम रख देते हैं। अब लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं, जैसे लिखिएगा ना जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, तो एक भी मार्क्स सबका नहीं कटेगा। जैसे यहाँ पे हम
आपको बता रहा है कि अवतल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित है। पहले उपयोग में क्या कीजिएगा, आपको लिखना होगा कि अधिक फोकस दूरी तथा बड़े आकार का अवतल दर्पण हजामती बनाने के लिए, यानी कि हजामत बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि बाल वगैरह कटिंग के लिए किया जाता है। और दूसरा जो इसका होता है वह छोटे अवतल दर्पण द्वारा, जिसकी फोकस जो होती है, माफ कीजिएगा, छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों को परिवर्तित करके डॉक्टर जो है इसका उपयोग किसमें करता है, तो इसका उपयोग जो होता है वो आंख में, नाक में, दांत में, गले में इत्यादि का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आप जो है इस प्रकार से अगर लिखते हैं, देखिए अगर यहाँ पे केवल आप ये लिख देते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती में और नाक या कान का निरीक्षण करने में किया जाता है, ये भी सही है, बिल्कुल बिल्कुल यार सही है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब आपसे ये 2 नंबर का पूछा जा रहा है, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये थोड़ी ना कि आप छोटा सा लिख दिए बस हो गया, नहीं, उसको सजा के लिखिए ताकि देखने में जो है अच्छा लगे कि हाँ कोई बंदे ने लिखा है, कोई बच्चे ने लिखा है, क्या लिखा है। तो इस तरीके से आप सजा के लिखिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न क्या है। और ये देखिए प्रश्न जो है हमेशा के लिए इंपोर्टेंट रहता है। सो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न समझिए, 3rd नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें तथा या और इससे किरण आरेख से दर्शाइए। अब जब क्वेश्चन को ये पूछ दिया जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, नियम को लिख देते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है उसी में कि इसे किरण आरेख से दर्शाइए, क्योंकि कम ही जगह किरण आरेख से आपको बताया जाता है कि हाँ इस तरीके से ये होता है। देखिए बताया तो ये सारी चीजें जाता है यहाँ पे, लेकिन जो है स्कूल या कोचिंग में अक्सर जगह देखा जाता है जहां पे पढ़ाया जाता है वहां तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ जगह ये नहीं कहा जाता है कि यह क्वेश्चन जो एक ही में आता है। तो आपको बता दें कि यह क्वेश्चन अक्सर अब देखा जा रहा है कि अब यह क्वेश्चन जो है वह एक ही में आ रहा है, यानी कि 2 क्वेश्चन करके अब एक क्वेश्चन को आ रहा है। बस यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वेश्चन क्या पूछा गया कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे, ये तो क्वेश्चन ये हो गया, लेकिन इसी में अब एक जोड़ दिया गया कि इसे किरण आरेख से भी दर्शा दीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर जो है हम लोग कैसे लिखेंगे या फिर इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश किरण का किसी सतह से टकराने के उपरांत आपतित माध्यम, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि किसी प्रकार जो भी हमारी प्रकाश की जो किरण होती है वह किसी सतह से जब किसी सतह पे पड़ती है, यानी कि जब किसी वह चिकनी सतह पे पड़ती है, तो पड़ने के बाद से जब वो टकराती है तो आपतित माध्यम, ठीक है, आपतित माध्यम यानी कि निर्वात में ही लौट जाना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। यानी कि प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराती है या किसी सतह से टकराती है, तो टकराने के उपरांत वह आपतित हो जाती है, वह लौट जाती है, तो लौटने की ही इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यहां तक आपने समझा? बिल्कुल। तो यही होती है हम लोग का क्या चीज, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। अब देखिए जब प्रकाश के परिवर्तन ये होता है और प्रकाश के परिवर्तन के यहाँ पे जो नियम होती है वो 2 नियम होती है, कौन कौन होती है ये भी आपको बताएंगे। ये प्रकाश का परिवर्तन हो गया, यहाँ तक समझे। अब इसे अगर हम लोग चित्र के माध्यम से अगर समझें तो चित्र आप देख पा रहे हैं कि चित्र इस प्रकार से बना गया है। अब चित्र कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम समझा देते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा, ध्यान दीजिए। लेकिन अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले। प्लीज फटाफट से कर लीजिए, सोचिए मत, क्योंकि सोचिएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी आपको। और कोई ऐसा एक चैनल आप ये कीजिए और उसी से अपना तैयारी बेहतरीन कीजिए जो आपको पूर्ण पेन तैयारी करा सके, ठीक है। भटकते रहिएगा, आप हमेशा भटकते रह जाइएगा, ठीक है, तो ऐसा ना कीजिएगा। और बुक वगैरह हम आपके लिए लिखे हुए जाकर के मार्केट से खरीदना चाहते कर सकते हैं, और मेरे वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट वगैरह आप देते रहिए। डीएलएस एजुकेशन सर्च कीजिएगा, आपके सामने डीएलएस एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके आ जाएगा। फिलहाल आइए इसे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चित्र में क्या बताया जा रहा है कि चित्र में आपतित किरण AO है। देखिए यहाँ पे एक ये आपका दर्पण है, ठीक है, ये आपका एक दर्पण है, ठीक है, इसका ये हम दर्पण लिख देते हैं, ये आपका दर्पण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो किरण है वह आपतित किरण, यानी कि जो आने वाली जो किरण है वह AO है या OA है। यहाँ पे ये किरण अभी देख रहे हैं, ये बिल्कुल ये आ रही है, हाँ आ रही है। अब सतह के बिंदु O से टकराकर यह जो सतह है इससे यह टकरा जा रही है, ये O बिंदु यहाँ पे दर्शा दिया गया है। बिल्कुल यहाँ पे कोई भी आप नाम रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने जो यहाँ पे नाम रखा हुआ है यहाँ पे आप वही लिखिएगा, नहीं, आप कोई भी ABCD में से आप इसके अलावा जो भी आपका अल्फाबेट होता है उसमें से कोई भी नाम आप रख सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि OB किरण के रूप में यह लौट जाती है। जब ये जो किरण है कौन, OA चाहे AO, जब ये किरण आ रही है, आने के बाद से जब ये O पे टकराती है, टकराने के बाद से क्या हो जाए, लौट जा रही है। कौन किरण लौट रही है, तो OB ये किरण के रूप में यह
लौट जा रही है, बिल्कुल लौट जा रही है। और जब ये लौट रही है तो यही प्रकाश का परिवर्तन हम लोग का हो जाता है अक्सर। देखिए हमने आपको ऊपर इसी चीज को बताया कि जब कोई प्रकाश जो है, प्रकाश की जब किरण है किसी सतह पे आकर के वो टकराती है, जब लौटती है, जब वो लौटती है तो लौटने की ही घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब इसी चीज को आपको दर्शाना था तो यहाँ पे हो गया। अब इसका नियम पूछा था कि यह नियम जो है वो कितना होता है, तो ध्यान दीजिएगा इसका नियम कितना हो। अब देखिए प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम में पहला जो नियम होता है वो क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है, जो अभिलंब या लंब होता है, वह तीनों एक ही तल में होता है। जैसे आप चित्र के माध्यम से भी यहाँ पे समझ लेंगे जिससे कि दिक्कत न हो। देखिए ये आपका दर्पण रहा, ठीक है, चलिए ये आपका दर्पण रहा, और दर्पण जब रहा तो ये हो गई आपकी आपतित किरण, ये टकराने के बाद से हो गई परावर्तित किरण, और इसके बीच जो ये लंब डाला गया है, अभिलंब जो डाला गया है, ये कहां पे है, ये तीनों का तीनों आकर के मिल रहा है, तो ये एक ही तल में मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हम सभी का प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं हम लोग दूसरे नियम की। इसका दूसरा नियम क्या होता है, अब देखिए कि दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण आई होता है, ठीक है, एवं परावर्तन कोण जो होता है वह कोण आर होता है। ठीक है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, यह एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि जितना मान आपका कोण आई का होगा उतना ही वैल्यू जो होगा हम लोग किसका हो जाएगा, कोण आर का मान हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे कि चित्र में आपको हमने दिखाया कि एओ जो है किरण एओ है और किरण ओ बी है, अभिलंब ओ एन यहाँ पे एक तल में है, तथा इसका जो वैल्यू है कोण आई बराबर कोण आर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में भी हम आपको बता दें, देखिए ये आपकी जो आपतित किरण है, पहला नियम करा था आपतित किरण, ठीक है, और उसके बाद से ये परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब था वो तीनों कैसा था, तो एक ही तल में था, ये चीज तो समझे। उसके बाद से देखिए ये जो कोण आई यहाँ पे बन रहा है, जब यहाँ पे लंब हम डाल रहे हैं तो यहाँ पे कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये आपका जो कोण हो गया, ये कोण क्या हो गया, कोण आई हो गया, और यहाँ पे जो बना ये बका कोण आर बना, बिल्कुल बना। चलिए, तो जब ये कोण आपका आर बन गया तो ये कहता है प्रकाश के परिवर्तन का दूसरा नियम कि कोण आई का जो वैल्यू होगा, यानी कि कोण आई का वैल्यू जितना होगा उतना ही वैल्यू कोण आर का होगा। ये होता है प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम। तो अगर आपके एग्जाम में आएगा तो क्या लिख दीजिएगा, फटाफट से बिल्कुल इसे लिख दीजिएगा, बना दीजिएगा ना, बिल्कुल बना दीजिएगा। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा सोचना समझना है, और तब आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो समझिए यहाँ पे क्या चीज कह रहा है। चौथा जो क्वेश्चन है, मात्र देखिए आपसे 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा फिजिक्स में, लघु तरीय में, ध्यान दीजिएगा, लघु तरीय यानी कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में फिजिक्स से 8 पूछा जाएगा, लेकिन 4 ही को आपको जवाब देना है। किसी भी 4 का आप जवाब दे सकते हैं, तो कोई ये गारंटी नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, आपसे सारा का सारा क्वेश्चन हम करा दें। ठीक है, तो देख सकते हैं ये क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हम सभी का, कि किसी क्षैतिज संचरण तार यानी कि पावर लाइन है में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो रही है। ध्यान से समझिएगा कि किसी क्षैतिज संचरण तार यानी कि पावर लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वह क्या होगी। एक बार और प्रश्न को समझिए, देखिए प्रश्न को समझ जाइएगा तो उत्तर बन जाएगा, प्रश्न को जो बच्चे नहीं समझे उनका उत्तर कभी नहीं बनेगा, वह रटते रह जाएंगे, उनसे याद नहीं होगा। ध्यान से समझिए, कह रहा है कि किसी क्षैतिज संचरण तार यानी कि कोई पावर लाइन है, पावर लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कहां पावर, ध्यान से समझिए कि पावर लाइन में पूर्व से पश्चिम की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी क्या होगी, बस इसकी दिशा बता दीजिए। तो ध्यान से समझेंगे कि इसका दिशा क्या होगा, नहीं पता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, बुक खरीदे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, किताब खरीद लीजिएगा तो उसमें आपको सब चीज मिल जाएगा। देखिए बताया जा रहा है कि विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर पहले तो प्रवाहित हो रही है, बिल्कुल यहां तक आपने समझा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कह रहा है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ जो नियम है उसके अनुसार जब इसे हम लागू करते हैं तो लागू करने पर हमें तार के नीचे की किसी भी बिंदु यानी कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह उत्तर से दक्षिण की ओर प्राप्त होगी। ठीक है, तार से ठीक ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होगी। यहाँ पे दोनों चीज हमने आपको समझाया, लेकिन यहाँ पे केवल ये पूछ रहा था कि इसके ठीक नीचे के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी। तो यहाँ पे हमने 2 चीज बताया आपको कि यहाँ पे जब आपको हमने बताया, यहाँ तक तो जो क्वेश्चन लिखा है वही हमने लिखा, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे जो दक्षिण
हस्त अंगुष्ठ जो नियम है उसको जब लागू किया जा रहा है तो लागू करने के बाद से पता क्या चल रहा है कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर प्राप्त होती है। क्या होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर प्राप्त होती है। तार के ठीक ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वह कैसे प्राप्त होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्राप्त होती है। अब तो कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा ना? बिल्कुल। अगर अभी भी नहीं समझ में आए एक दो बार वीडियो देखिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा। नया नया आप पढ़ रहे होंगे तो फिर दिक्कत आपको हो रहा होगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए, तो ये रहा हम लोग अगला क्वेश्चन, और ये हम लोग का थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, और इसे थोड़ा सा आप बढ़िया तरीके से समझिएगा, क्योंकि देखिए यही सभी क्वेश्चन है जिसमें आपको नंबर जो है मार्क्स वगैरह नहीं कटेगा, क्योंकि आप जानते हैं ये गणित के जैसा ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर आपका आंसर आया तो समझिए आपका नंबर पूरा आया, आंसर नहीं आया आपका नंबर पूरा नहीं आएगा। बिल्कुल, तो इसमें आपको वैल्यू लाना होता है, मान लाना, जो भी मान पूछेगा वो आपको मान लाना होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन पे कह रहा है कि दो विद्युत लैंप जिनमें एक का अनुमतांक जो है 100 वाट और 220 वोल्ट का है, और दूसरे का जो है 60 वाट और 220 वोल्ट है, विद्युत मेंस के साथ पार्श्वक्रमी से संयोजित किया जा रहा है। संयोजित करने के बाद से क्या हो रहा है कि यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता जो है वह 220 वोल्ट पे है, कितने पे है? 220 वोल्ट पे है, तो विद्युत मेंस में कितनी धारा ली जाती है? अभी थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन लंबा होगा तो ध्यान से समझिएगा तो इजी हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और कैसे सॉल्व किया जा रहा है समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस कीजिएगा, नहीं देखिएगा फिर दिक्कत होगी, फिर कहिएगा कि सर हम तो पढ़े ही नहीं है। मौका है अभी, पढ़ लीजिए, एग्जाम में मौका नहीं मिलेगा जब आप बनाने जाइएगा तो। बिल्कुल, यहाँ का समझा हुआ ही काम करेगा आपको। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज दिया गया है, जो देखिए किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो दिया है प्रश्न में उसको लिख लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे पहले लैंप की शक्ति कितनी दी गई, शक्ति की यानी कि पावर, यहाँ पे कितना दिया गया? P1 बराबर दिया गया 100 वाट दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पे 100 वाट दिया गया। ठीक है, 100 वाट दिया गया, बिल्कुल। उसके बाद से कह रहा है पहले लैंप का विभवांतर बल्ब कितना दिया गया? तो 220 वोल्ट दिया गया। क्या दिया गया है? 220 वोल्ट आपको दिया गया। यहां तक तो प्रश्न में जो दिया था उसको हमने लिखा। अब उसके बाद से क्या करना है, पहले लैंप की आपको धारा पहले ज्ञात करनी है। किसकी धारा क्या होगी? अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि P1 यहाँ पे और I1 आपको लिखा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें दो विद्युत बल्ब लैंप है, तो दो विद्युत लैंप में एक को हम मान लेते हैं कि एक का जो पावर है, जो शक्ति है वो P1 है, और एक का जो धारा I है वो हम मान लेते हैं कि I1 है। ठीक है, अब इस प्रकार से इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होती है धारा ज्ञात करने की, कि पावर यानी कि शक्ति बट्टे की वोल्ट। ठीक है, तो शक्ति कितनी थी? 100, और इसके हम लोग भाग देते कितने? 220 से, और इसकी जो मान होती है किसमें आती है? एम्पियर में आती है। तो ये आपका यानी कि आपका जो विद्युत धारा हो गई वो आपकी विद्युत धारा कितनी आ गई? तो 100 बट्टे की 220 एम्पियर। अब इसे आप चाहें तो कटा सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे आप यहाँ पे न कटाइए, क्योंकि नहीं कटाइएगा तो आपका आंसर जो फटाक से चला जाएगा, क्योंकि इजी हो जाएगा। कटा देंगे तो भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा गुणा भाग करने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, सो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद से क्या करेंगे, उसके बाद से हम इसका निकालेंगे प्रतिरोध, यानी कि आर का वैल्यू निकालेंगे। अब आर का वैल्यू क्या निकलता है कि वोल्ट बट्टे की जो धारा होती है उसे हम लोग भाग दे देते हैं, सिंपल। तो हम लोग का जो वोल्ट थी वो कितनी थी? 220 थी, तो यहाँ पे जो है हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे 220 लिख दिया। ठीक है, अब 220 जब हमने लिख दिया तो धारा हम लोग क्या निकाले थे? यहाँ पे देखिए धारा हम लोग निकाले थे 100 बट्टे की 220। अब इसमें हम भाग दे देंगे 100 बट्टे 220 से। तो जब 100 बट्टे 220 से हम भाग दे देंगे तो आप लोग जो भाग जो है भाग तो अब दिए होंगे, ये तो काफी इजी है यार, क्योंकि देखिए 220 है, ठीक है, पहले से। अब इसमें भाग देना है 100 बट्टे 220 से। किसमें भाग देना है? 100 बट्टे 220 से भाग देना है। तो जो भाग में रहता है तो इसको हम लोग गुना में चेंज हो जाता है, ये यानी कि 220। ठीक है, उसके बाद से हो जाएगा गुना में, ये 220 फिर अब ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 220, अब बट्टे अब नीचे 100 रह जाएगा। 220 में 220 से फिर से गुना करेंगे तो हम लोग का मान कितना आ जाएगा? 484। ठीक है, और 2 जीरो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। अब 2 जीरो जब हम लोग को आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 400, यहाँ पे हो जाएगा 484, और 2 जीरो आ जाएगा नीचे 100 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, बचेगा क्या चीज? केवल 484। अब इसका जो वैल्यू होती है यानी कि जो प्रतिरोध होती है उसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आर जो होती है उसका वैल्यू कितने, ये मान किस में आता है? ओम में आता है। तो ये आपका हो गई, यहाँ ओम हो गया, या तो आप सिंबल बना सकते हैं या तो आप ओम लिख सकते हैं। तो 484 ओम आ गया, और यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है।
है ना। तो बस इतना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बस इतना है 484 ओम वाला बहुत बार पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में भी प्रश्न को पूछा जाता है, ध्यान रहेगा कि ये क्वेश्चन आएगा इसका 484 ओम होगा। कैसे होगा हमने आपको बताया, ये आप जब पढ़िएगा, जब आप एग्जाम में जाइएगा तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ जब सब्जेक्टिव टाइप पूछा गया है तो इसमें एक और लैंप इसमें दिया गया था, एक जब और लैंप इसमें जो दिया गया है तो उस लैंप को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सिर्फ इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अब दूसरे वाले को हम लोग यहाँ पे उसी प्रकार से लिखते हैं। अब दूसरे वाले में क्या दिया गया था, दूसरे लैंप की जो शक्ति P2 की वैल्यू जो दी गई थी, P2 यहाँ पे माना तो उसकी 60 वाट दी गई थी। दूसरे लैंप की विभवांतर V कितनी दी गई थी, 220 वोल्ट दी गई थी। अब तो बना लीजिएगा ना, बिल्कुल इजी तरीके से बना लीजिएगा। तो सबसे पहले उसमें हमने क्या निकाला, बिल्कुल धारा निकाला। धारा निकालने के लिए क्या किया हमने, जो आपको शक्ति दी गई थी, शक्ति में हमने वोल्ट से भाग दे दिया। तो शक्ति यहाँ पे 60 दी गई, 60 में 220 से हमने भाग दे दिया, तो यहाँ हम लोग आ गया धारा 60/220 एम्पियर आ गई। ठीक है, यहाँ पे आ गई। अब हमने उसके बाद से क्या इसको किया, यहाँ पे हमने प्रतिरोध यानी कि R2 का वैल्यू हमने निकालेंगे यहाँ पे, है ना, यानी कि वहां पे भी हमने प्रतिरोध निकाला था। तो प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे कि जो वोल्ट ये विभवांतर है भी है, उसमें भाग देते हैं कि आई से, यानी कि जो धारा निकला है उससे। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग का जो विभवांतर है 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट में अब हम लोग आई का मान कितना निकाल चुके हैं, 60/220 निकाल चुके हैं। तो 60/220 को हम लोग क्या करेंगे, इजी तरीके से यहाँ पे भाग दे देंगे। तो फिर यहाँ पे भी जब हम भाग देंगे तो जब ये अब ये देखिए, अभी तो गुना में चल जाएगा एक, तो 220 वाला जो क्या ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चल जाएगा तो ऊपर क्या होगा, 220 में 220 से गुणा कीजिएगा तो आपको जो मान आया हुआ, और उसके बाद से 484 और उसके बाद से 2 जीरो आएगा। और फिर जब यहाँ पे जो 60 है, या फिर पहले इसको कटा ही दीजिए। ठीक है, कटा करके गुणा कर लीजिएगा और उसके बाद से फिर इतना वैल्यू आएगा। जब कटाइएगा ना तो बिल्कुल ये 3 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई, मतलब 3 नीचे बचा है, तो इसको आप कटाइएगा तो फिर आपका आंसर कितना आ जाएगा, इतना हो जाएगा 2420। ठीक है, बटे 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये काफी इजी है, बस यहाँ पे इसको बस सॉल्व कर लीजिए। जिस भी तरीका से आप सॉल्व करना चाहें, या तो पहले 220 में 220 से गुणा कर दीजिए और 60 से भाग दीजिए, तो नहीं जाएगा, नीचे 3 आपका बच जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और जितना भी मर्त में जाएगा यानी कि 2420 यहाँ आपका होगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू आया होगा आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 240 में 240 में माफ कीजिएगा 220 में 220 में। ठीक है, तो आपका इतना वैल्यू आपका आ जाएगा। तो ये इजी हो गया। अब इसमें क्वेश्चन और पूछा जा रहा था, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि पार्श्व परिणाम प्रतिरोध R निम्नलिखित में से इसमें क्या होगा। तो अब यहाँ पे पार्श्व क्रम में हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग सजाएंगे। अब तो अब इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। अब देखिए क्या होगा। और पार्श्व क्रम में जब हम लोग करेंगे तो पार्श्व क्रम में फॉर्मूला क्या होता है जी, तो R1 बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो हम लोग का जो 1/R1 का वैल्यू निकला था, यहाँ पे जो R1 का वैल्यू निकला वो क्या निकला था, 184 निकला था, केवल 484 निकला था। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे, यहाँ पे 1 का 1 रहने देंगे यहाँ पे। अब उसके R1 का वैल्यू देंगे 484, प्लस तो प्लस लिख देंगे, बिल्कुल प्लस हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद से एक का यहाँ पे जो है 1 का 1 रहने देंगे। ठीक है, और उसके बाद से R2 का वैल्यू कितना निकला था, R2 का वैल्यू बिल्कुल, तो जो है यहाँ पे R2 का वैल्यू निकला था वो R2 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो जब रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 3 बटे क्या होगा 2420 हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये 2420 हो जाएगा, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इजी तरीके से इसे हम अब भिन्न का जोड़ बना लेंगे। जैसे ही भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो हम लोग का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, R का वैल्यू निकल के आएगा अब इतना। ठीक है, इतना हम लोग का ओम आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो वोल्ट था वो 220 वोल्ट था। ठीक है, थोड़ी सी इसमें कठिनाई हो रही होगी क्योंकि आप लोग पहली बार न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। हम ये मान सकते हैं कि आपको दिक्कत हो रही होगी क्योंकि काफी चीजें हमने आपको बताया। लेकिन अगर आप शांत दिमाग करके बैठिएगा, सोचिएगा, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक दो बार इसे पीछे करके देखिएगा, आसानी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जो है हम लोग का जो पार्श्व क्रम में रखे, देखिए एक बार तो हमने R का वैल्यू निकाला था, लेकिन वहां पे जब R का वैल्यू निकाला तो 2 लैंप दिया था, तो एक R1 निकल गया और एक R2 निकल गया था। अब केवल हम लोग को R का वैल्यू निकालना था, तो R का वैल्यू निकालेंगे कब, पार्श्व क्रम में रखेंगे तब तो R का वैल्यू निकलेगा। तो हमने इसको क्या किया, पार्श्व क्रम में जो भी वैल्यू आया था, R1 वैल्यू और R2 वैल्यू, ध्यान से समझिए, R1 वैल्यू और R2 वैल्यू जो आया था उसको हमने यहाँ पे पार्श्व क्रम में रखा। पार्श्व क्रम में रखने के बाद से हम लोग का R का वैल्यू केवल निकल गया। जब R का वैल्यू हम लोग का केवल निकल गया, उसके बाद से वोल्ट तो दिया था, ये 220 मत कहिए कि कहां से आया, ये विभवांतर, वोल्ट कह रहे हैं, विभवांतर जो था ये तो आपको पहले से दिया गया था,
ये वोल्ट आपको दिया गया था 220 वोल्ट। अब इसमें हम लोग को क्या करना था कि इसमें अब हम लोग को जो मेंस में जो धारा जा रही है उसकी धारा का मान निकाला था। तो उसकी धारा का मान यानी कि धारा I बराबर क्या होता है, V बट्टे की क्या होती है, R होती है। तो V का मान हम लोग का 220 दिया गया है और R का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, 2420 बट्टे की 8। तो अब क्या कर देंगे, 220 में भाग दे देंगे 2420 बट्टे 8 से। अब जब हम लोग भाग देंगे तो एक गुना में चल जाएगा, तो वही लिख दिए हैं 220 गुने 8 बट्टे 2420। और जब इसको हम लोग कटाए हैं तो कटाने के बाद आ गया है कितना, 0.727 एम्पियर। यही आपका जो होगी वो आंसर निकल करके चली आएगी। कुछ बच्चों को अगर समझ में नहीं आया होगा परेशान मत होइएगा, वीडियो को एक दो बार पीछे कीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आता है नीचे कमेंट करके हमें बताइए। कोशिश करेंगे कि आपको अलग से एक स्पेशल वीडियो बना करके हम आपको समझाएं इस चीज को। चलिए अब आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। तो आप लोग धीरे धीरे समझते जाइए कि आपको सतर्क होते जाना है कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, तो आपको किस तरीके से पढ़ना है ना। चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, जिससे कि आगे से वीडियो आएगा तो मिलेगा, नहीं तो YouTube का रूल है अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको नहीं मिलेगा वीडियो। और लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाइए ताकि हम खुश हों और आपके लिए अच्छे काम कर सके। देखिए मेहनत हमारा जो है काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो मेहनत के लिए हम बस अब लाइक कहते हैं कि लाइक करते हैं तो हम लोग को खुशी मिलती है, ज्यादा कुछ फायदा नहीं, ऐसा नहीं कि पैसा वगैरह मिलता है लाइक करने से ना। आप जो से लाइक करेंगे हम लोग को खुशी मिलती है कि हाँ आपने वीडियो को देखा, काफी अच्छे तरीके से हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज है। चलिए तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीवाश्म में जो ईंधन होती है उसकी हानियां क्या क्या हो सकती है ना। ये क्वेश्चन अक्सर आता है आपके एग्जाम में और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हानियां अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो क्या क्या लिखिएगा, अगर आपको याद नहीं है तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फटाफट तरीके से पहले आप समझ लीजिए कि इसकी हानियां जो होती है वो क्या क्या होती है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि जीवाश्मी ईंधन की हानियां इस प्रकार से हैं। पहली हानियां की यदि हम बात करते हैं तो पहली जो हानियां होती है वह जलने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। जो जीवाश्मी ईंधन होती है उसको जब जलाया जाता है तो पर्यावरण जो होती है वह प्रदूषित हो जाता है। उसके बाद से जलने से CO2 निकलती है, क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब भी जीवाश्मी ईंधन को जलाया जाता है तो हानि क्या क्या है, पहला तो यह पर्यावरण को प्रदूषित कर देगा, दूसरा है कि जलने से इसमें CO2 की गैस की मात्रा निकलेगी, ठीक है, यानी कि CO2 गैस निकलेगा इसमें से, जिससे हरित गृह प्रभाव उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि हरित गृह प्रभाव जो है उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद से जो थर्ड नंबर है वह थर्ड नंबर यह है कि जलने से उत्पन्न अवयवों से अम्लीय वर्षा भी हो सकती है, जो कि आप सभी जानते हैं कि अम्लीय वर्षा अगर होती है तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो ये अम्लीय वर्षा भी हो सकती है। चौथा चीज इसमें क्या है कि लगातार दोहन से इनका समाप्त हो जाने का डर भी रहता है। लगातार जब इसका दोहन हो रहा है तो इसका समाप्त हो जाने का भी एक डर भय सा बना रहता है कि कब ये समाप्त हो सके, मतलब कि कभी भी ये समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो अगर आएगा आपके एग्जाम में तो इसको क्या करना, फटाफट तरीके से लिख लेना, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है और हमेशा की तरह ये क्वेश्चन इस साल भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है और इसका जवाब होगा तो होगा क्या होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को याद करने में बच्चों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। तो मैं कोशिश करूंगा इसको समझाने के तरीके से कि आपको परेशानी ना हो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वह रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। जो सूर्योदय होती है और सूर्यास्त होती है, यानी कि जो सब सूर्य उगता है यानी निकलता है, यानी कि सुबह का समय और शाम के समय अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जो सूर्य है वो कैसा प्रतीत होता है, रक्ताभ प्रतीत होता है, यानी कि वह खून की तरह लाल प्रतीत होता है। आखिर में ऐसा वह क्यों प्रतीत होता है, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। या कोई बड़े बुजुर्ग भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये जो सूर्य भगवान है ये सूर्योदय के समय सूर्यास्त के समय ये लाल रक्ताभ है ये क्यों दिखाई देते हैं। तो उसका उत्तर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही मजा आपको आएगा, ठीक है। तो देखिए दिन में सूर्य का रंग समय के साथ बदलते रहता है। दोपहर में जब सूर्य सिर पर आता है, यानी कि जब होता है, जब अक्सर देखते हैं जब यह सूर्य आता नहीं है, मतलब पृथ्वी नाचती है, ये पता है आपको, पृथ्वी घूमती है, तो जब सूर्य है हमारे सिर के ऊपर जब होता है तो सूर्य की प्रकाश द्वारा वायुमंडल से होकर पृथ्वी तक आने में तय की गई दूरी न्यूनतम होती है, ठीक है। ध्यान समझिएगा इस चीज को, नहीं तो दिक्कत होगी। देखिए ध्यान से कि दिन में सूर्य का रंग समय के साथ बदलते तो रहता है,
दोपहर में जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा वायुमंडल से होकर पृथ्वी तक आने में तय की गई जो दूरी होती है वह कम होती है, न्यूनतम होती है। परंतु सूर्यास्त जो होती है, ठीक है, एवं सूर्योदय जो होती है या सूर्योदय और सूर्यास्त जो होती है, उस समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ध्यान समझिएगा, कब? जब ये घूमता है, जब हम देखिए ये जब ऊपर आता है, ठीक है, हम लोग के सर के ऊपर जब होता है तो ये जिसका जो प्रकाश आप कह सकते हैं कि जब पड़ता है तो इसकी दूरी क्या होती है? कम होती है। लेकिन जब यही शाम होता है या जब सुबह होता है तो इसकी दूरी क्या हो जाती है? लंबा हो जाती है। तो जब लंबा हो जाती है तब क्या होता है कि प्रकाश को पृथ्वी का आने के क्रम में वायुमंडल में मौजूद जो अति सूक्ष्म कण जो होते हैं उसे गुजरना पड़ता है इसको, ठीक है, किसको? उसके प्रकाश को गुजरना पड़ता है, जो मुख्य रूप से नीले रंग को परिकीर्णित कर देते हैं। जो क्या कर देते हैं? नीले जो रंग होते हैं उसको परिकीर्णित कर देते हैं। अतः जो बचा हुआ प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, उसके बाद से जो प्रकाश है जो पहुंचता है प्रकाश उसके बाद से, उसमें मुख्य रूप से लाल रंग ही होता है। यही कारण है कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय जो है वह रक्ताभ प्रतीत होता है। समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आया होगा। आप इसे अगर अच्छे से ढंग से और शांत जगह बैठ करके समझे होंगे, बिल्कुल समझ में आया होगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। समझिए कि आपका 5 नंबर जो होगा ना, ये आपका कंफर्म हो जाएगा। हालांकि इसमें 2 नंबर में यहाँ पे हमने इसको डाला गया है, या तो ये 2 नंबर या तो 5 नंबर, दोनों में ये पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल ये 2 नंबर में हम आपको केवल लघु में बता रहे हैं तो लघु में ही पूछेगा ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा ही मजेदार ये क्वेश्चन है। ये आपको 5 नंबर में भी पूछ सकता है, तो आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। अब चलिए, अभी जो 8वां क्वेश्चन था इसमें का आपको बताए थे फिजिक्स में 8 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो 8 क्वेश्चन है आपसे, ये रहा 8वां प्रश्न। अब 8वें प्रश्न का जवाब कैसे होगा, कैसे देना है, फिर इसके बाद बारे में हम बातें करेंगे आगे क्वेश्चन के बारे में, तो वह नेक्स्ट वीडियोस होगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे कमेंट करके बताइए कि वीडियो समझ में आ रही है, कैसा लगा है वीडियो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमें नीचे कमेंट करके बताएंगे, हमें खुशी होगी इस चीज को, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स में कठिन होती है तो कठिन होती है, उसको आसान तो आप लोग ही बनाइएगा और हम लोग ही मिलकर के बनाएंगे इसको। जब बार बार पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे तो ये यूजी होते चला जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट की 3 सिलों की बैटरी, ठीक है, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक तथा एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हो। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। कहने का मतलब इसका यह है कि आपको एक व्यवस्था आरेख खींचना, माने एक परिपथ तैयार करना है। परिपथ तैयार करते समय ध्यान ये देना है कि 2 वोल्ट की क्या करना है, 3 गो बैटरी लगाना है, एक 5 ओम का प्रतिरोधक लगाना है, एक 8 ओम का प्रतिरोधक लगाना है और एक 12 ओम का प्रतिरोधक लगा देना है और एक प्लग कुंजी लगा देना, बस। और इसको लगाना है किसमें, तो श्रेणी क्रम में लगाना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये इस तरीके से हम जो बक्स बनाया गया है इस तरीके से हम लोग एक बक्स बनाएंगे। बनाते समय यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बैटरी लगाएंगे, ठीक है। तो बैटरी का सिंबल इस प्रकार से होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 3 बैटरी लगाते हैं। कितने बैटरी, 3 बैटरी लगाया है, बिल्कुल। एक बैटरी यहाँ पे, एक बैटरी 2 और एक यहाँ पे हम लगा दिया 3। यहाँ पे 2-2 वोल्ट के हमने क्या किया, 3 बैटरी यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे हमने इसको लगा डाला, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे एक प्लग कुंजी भी लगाना है, तो यहाँ पे हम प्लग कुंजी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल यहीं पे लगाना है आपको, यहाँ इधर भी, अब दूसरा जगह भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको प्लग कुंजी लगा दी, यहाँ पे इसे हम लोग के से प्रदर्शित कर दिया, के से सूचित कर दिया, ठीक है। उसके बाद से क्या किया हमने, यहाँ पे कह रहा था कि एक आप 5 ओम का प्रतिरोधक लगाइए और एक 8 का, एक 12 का। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले 5 को हमने बीच में रखा, ठीक है। इस प्रकार से प्रतिरोधक जो होता है वह इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक 5 ओम का लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसी तरीके से जब हमने किया, तो यहाँ पे जो है एक हम 8 ओम का लगा दी, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसी प्रकार से हमने क्या किया, एक 12 ओम का यहाँ पे हमने प्रदर्शित यहाँ पे कर दिया, लगा दिया, यहाँ पे दिखा दिया। लगाने के बाद से इसे हमने पूरी तरीके से इसको हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि हम लोग को आरेख बनाना था। अब यहाँ पे आरेख बनाते समय जो यहाँ पे जो हम लोग का जो तीर का सिंबल है वह ध्यान देंगे, तीर का सिंबल ये इस प्रकार से होगा कि इस प्रकार से धारा क्या हो रही है, इस प्रकार से जा रही है, यहाँ पे बिल्कुल देख रहे हैं तीर का सिंबल, हाँ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बैटरी से,
ठीक है, ये निकल रही है, ये धन से, ठीक है, यहाँ पे हमने प्लस और यहाँ पे हमने माइनस का सिंबल यूज कर दिया ताकि ये बैटरी है, आपको पता चले। तो इस तरीके से अगर आता है तो आपको फिगर बना देनी है, पूरे के पूरे आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें कोई भी सोचने वाली जरूरत नहीं है। तो डाउनलोड करने के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है, गूगल क्रोम में DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है वो आपको सर्च करना है। तो आपके सामने फटाफट ओपन होकर के आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल। तो आपको DLS एजुकेशन ऑफिशियल पे क्लिक करना है, न कि कहीं और। DLS एजुकेशन ऑफिशियल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है इस प्रकार से जो 3 डॉट जो देखने को यहाँ पे मिलेगा। वैसे तो यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, लेकिन आपको एक आसान तरीके बता देते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है कि डाउनलोड 10th मॉडल पेपर 2022 के लिए, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो जो भी चीज चाहिए, जैसे कि मॉडल पेपर पे क्लिक करते हैं तो मॉडल पेपर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर ऐड वगैरह आता है तो आपको बंद कर देना है। उसके बाद से देखिए नीचे जाना है तो आपको सबसे सब्जेक्ट पूछेगा कौन सा सब्जेक्ट का आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले साइंस है, साइंस पे क्लिक करके दिखा देते हैं। इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये आ चुका है मॉडल पेपर, और इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आ चुका है, और इसका उत्तर जो है भी आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे इसमें का जबरदस्त जो है वो आपका ऑनलाइन टेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो काफी जबरदस्त है ना। तो ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिए और बहुत ही जबरदस्त है ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा, बड़ी मजा आएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं और देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन आ चुका है, जो भी आपका सही जवाब होगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सही है तो देखिए सही पे आ चुका है, गलत होता तो आपको बता देता है, फिर आगे जाना है ना। और इसमें एक आवाज भी उत्पन्न होगी, आपको बताएगा भी कि आपका सही उत्तर है या फिर गलत उत्तर है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो आपका सही है या फिर गलत है आपको यह आवाज आएगा अमिताभ बच्चन का, तो फटाफट से कीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, वीडियो को पीछे करके देख भी सकते हैं। तो ये 8 क्वेश्चन आपका काफी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब्जेक्टिव। आप हमें नीचे कमेंट के बताइए कि कैसा रहा, आगे की नेक्स्ट वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और सब्जेक्ट का जैसे कि केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, हिंदी भी है, आपका सोशल साइंस भी है, मैथमेटिक्स भी है, सबका आपको लेकर के आएंगे, संस्कृत भी है, बहुत सारे चैप्टर्स है, क्वेश्चन है। तो आप जुड़े रहिए, फिर मिलते इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो।